नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हमने विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक जगमोहन यादव को आमने सामने में आमंत्रित किया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में लगातार इस बात का सवाल उठता है कि क्या यूपी की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर हमेशा से सवाल उठाए जाते हैं और लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल और जैसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में होती हैं, उसके बाद सबसे पहला सवाल उत्तर प्रदेश की पुलिस पर आता है। और बात जब पुलिस की होती है तो सबसे पहला सवाल फोर्स के मुखिया से किया जाता है। तो आज जगमोहन यादव ईटीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं, जहां पर मैं उनसे जनता के सवाल करूंगा। जगमोहन यादव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटीवी के स्टूडियो में। मेरा पहला सवाल है आपसे कि जब आप आए थे, डीजीपी के पद पर पोस्ट हुए, उसके बाद की मैं स्थितियां देख रहा हूं कि कई आपके बड़े गंभीर स्टेटमेंट्स आए। पहला स्टेटमेंट आया कि साहब गुंडागर्दी बहुत बढ़ गई है। तो ये बयान आपने जब दिया, उसके बाद से इतना जो वक्त बीता, तो गुंडागर्दी रोकने के लिए आपने क्या किया? देखिए, ऐसा है कि मेरा मानना है कि जो आम आदमी है, एक तो जब गंभीर अपराध होते हैं जैसे हत्या या लूट डकैती, तो उससे प्रभावित होता है, जनमानस में एक भय का और आतंक का माहौल बनता है। लेकिन आम आदमी जो है सबसे ज्यादा पीड़ित है, जो छोटे छोटे उसके साथ जबरदस्ती दबंगई या किसी कारण से जमीन पर कब्जा होना, और पुलिस प्रशासन उस पर समुचित कार्रवाई नहीं करता। तो प्रशासन और पुलिस का सबसे ज्यादा इकबाल इसी से खराब होता है, और कार्रवाई करने से विश्वसनीयता पुलिस का इकबाल। तो आपका क्या मानना है कि आपके इस स्टेटमेंट देने के बाद से गुंडागर्दी कम हुई है, बढ़ी है? नहीं, अभी इसका मेजरमेंट कोई ऐसा नहीं किया जा सकता। ये मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि मैंने स्पष्ट रूप से इसको निर्देश दिए हैं और उसको हर तरह से सुनिश्चित कर रहा हूं कि मारपीट की घटनाएं होती हैं तो उनको 116 में पंचायत करके न निपटाएं, बल्कि उन पर कार्रवाई करें। अगर किसी गरीब आदमी को, किसी कमजोर आदमी को उसकी जमीन दखल कर दी गई, किसी के द्वारा उसको मारा पीटा गया या उसकी इज्जत पर हाथ डाला गया और कार्रवाई अगर नहीं होती तो उसका विश्वास उठता है। उस पर मैंने पुलिस वालों को खुली छूट दे रखी है कि वो मुकदमा कायम करें, कानूनी कार्रवाई करें। उससे अगर अपराध की संख्या बढ़ती है तो बढ़ने दें। मैं उसके लिए उनकी संख्या पे नहीं पूछूंगा अपराध क्यों बढ़ गया, कैसे बढ़ गया। शासन, लेकिन अपराध तो रुक नहीं पा रहे हैं। नहीं, अपराध की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। अपराध तो समाज है जब से बना हुआ तब से अपराध होते आ रहे हैं। मैं केवल कि जब पुलिस प्रशासन के पास आदमी जाता है, कोई जनता जो है पुलिस से, प्रशासन से उम्मीद नहीं करती कि अपराध जीरो हो जाएगा। केवल इतनी उम्मीद करती है कि जब कोई घटना होती है तो पुलिस का रिस्पांस कैसा होता है। मैं एक आपका स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूं आपको। 1 जुलाई 2015 को चार्ज लेने के बाद आपने एक मीडियम स्टेटमेंट दिया कि गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करेंगे, थानेदार से लेकर अफसर तक नपेंगे, छोटी बड़ी घटनाएं न होने दें, सीधे हर मामले पर कार्रवाई होगी और अगर किसी ने लापरवाही की तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप मुझे बता सकते हो कि आपने कितने लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई की? स्टेटमेंट तो आपका आए हो गया 2 महीने से अधिक, पर कार्रवाई एक के खिलाफ नहीं हुई। नहीं, कार्रवाई बहुत लोगों के खिलाफ हुई। कोई उसको हम सेंसेशनल संवेदनशीलता उसकी नहीं बनाते हैं, ना तो उसकी हल्ला करते हैं। देखिए, जब मैं ज्वाइन किया हूं तो आपको और सभी को याद होगा कि प्रतिदिन पूरे उत्तर प्रदेश से, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कोई न कोई घटना जहां 2 संप्रदाय के अलग अलग लोग होते थे उसको सांप्रदायिक रूप देने का प्रयास किया जा रहा था। सख्ती से उस पर कार्रवाई शुरू हुई। मैंने कहा कि इस पर जो इस मामले में इन्वॉल्व होते हैं लोग, उनके खिलाफ जितने कानूनी विकल्प हैं कार्रवाई की जाए, उनकी वीडियोग्राफी कराई जाए, फोटोग्राफी कराई जाए घटना के समय ही, और सख्ती से और निष्पक्ष होकर कार्रवाई कराई जाए। और ये 10 दिन 15 दिन इसको लगातार करना पड़ा और उसके बाद से इंप्रूवमेंट हुआ। घटनाएं जो है वो बहुत कम हो गई हैं, और जहां जहां नहीं हुई जिम्मेदारी, जहां जहां निभाने में पुलिस अफसरों से चूक हुई, उसमें सब स्तर पर कार्रवाई हुई है। उसमें एसएसपी निलंबित हुआ है, एडिशन एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, डिप्टी एसपी के खिलाफ कार्रवाई हुई है, एसओ इंस्पेक्टर
के खिलाफ भी कई मामलों में कार्रवाइयां हुई हैं। एक बड़ा सीधा सवाल है, दो पूर्व डीजीपी पे भ्रष्टाचार और घूस लेने का इल्जाम है। डीजीपी पद की जो विश्वसनीयता है वो संदेह के घेरे में है, और इसकी जो विश्वसनीयता है वो पिछले दिनों दो पूर्व डीजीपी के कारनामों की वजह से बहुत ही खराब हुई है। देखिए, मैं किसी अपने जो हमसे पूर्व के अधिकारी हैं उनके या जो भी है उनके किसी कार्यकलाप के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं चाहता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि जो विश्वसनीयता खराब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये तो मानेंगे ना कि विश्वसनीयता पर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और इसीलिए मैं आज लगभग 2.5 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद पूरी जिम्मेदारी, पूरी दावे से कह सकता हूं कि डीजीपी ऑफिस में सबसे बड़ी शिकायत कर्मचारियों के प्रमोशन, ट्रांसफर को लेकर के होती थी। मैं दावे से कह सकता हूं कि एक आदमी, कांस्टेबल से लेकर के आईपीएस अफसर तक, एक आदमी ढूंढ के कोई हमारे सामने ला दे जो ये दावा करे कि उसने डीजीपी ऑफिस से किसी स्तर के कर्मचारी अधिकारी को कोई उसके साथ किसी ने फेवर किया हो या कोई उसको घूस दे करके या किसी तरह से उसको अपना। तो अपने पूर्ववर्ती डीजीपी पर इतना रहम क्यों कर रहे हैं आप? कार्रवाई करिए उन पर। नहीं, मैं पहली बात तो उसके बारे में, देखिए, कार्रवाई नजीर जाएगी, लोग याद करेंगे जगमोहन यादव को। देखिए, ये आरोप है, अब उसकी जांच पड़ताल ये शासन का, सरकार का काम है, निर्णय करना हमारा काम नहीं है। हम अगर इस सब में उलझेंगे तो जो हमारा मुख्य काम है इसी में सब उलझ के रह जाएंगे, तो मेरा काम भी नहीं है और मैं उसके चक्कर में पड़ना भी नहीं चाहता। ये सरकार, शासन का काम है, जो उचित समझेगी निर्णय लेगी, और बिना जांच के वैसे भी कुछ टिप्पणी करना, कोई कार्रवाई करना संभव नहीं है। अभी तो केवल आरोप हैं, जब तक कोई निष्कर्ष न निकले इसके बारे में कुछ भी कहना मेरे लिए संभव नहीं है। एक और बड़ा सवाल आपने खड़ा किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान। आपने कहा था कि अधिकांश एसपी लुटेरों से भी ज्यादा बड़े, खूंखार, डाकू जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल हुआ था, और वो इस तरह काम करते हैं कि डीआईजी, आईजी मौके पर नहीं जाते हैं, काम नहीं करते हैं, जिलों में भ्रष्टाचार है, और आप चाह कर भी डीजीपी साहब ऐसे भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ एक्शन नहीं ले पा रहे। मन में मायूसी होती है जब ऐसे लुटेरे, भ्रष्ट आईपीएस अफसर जिलों की कमान संभालते हैं। देखिए, ऐसा है, जो मैंने कहा था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वो क्लोज डोर मीटिंग थी, वो ना कैसे लीक हो गई? नहीं, आप हमारी बात सुन ले, वो ना मैंने किसी प्रेस में स्टेटमेंट दिया था, तो वो पब्लिक के कंजम्पशन के लिए मैंने खुद ही कहा वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, और अब उसकी खबरें कुछ सही कुछ गलत कैसे छन के बाहर आई, मैं उसके बारे में अब कुछ कहना उचित नहीं होगा। मैं शुरू से ये मानता चला आया हूं, अभी मान रहा हूं कि अगर आईपीएस अफसर, पुलिस कप्तान से लेकर के और ऊपर तक, अगर इनके कार्य और आचरण में गंभीरता, उत्तरदायित्व और जिम्मेदारी और ईमानदारी आ जाए तो पूरा महकमा केवल इस एक काम से 50 to 70% ठीक हो जाएगा, बाकी कार्रवाई से ठीक होगा। तो मैं सबसे पहले, इसीलिए मैं बार बार इस पर जोर देता हूं कि ये केवल सिपाही, दरोगा, नीचे के स्तर के कर्मचारियों, अधिकारियों। अच्छा, आईपीएस अफसरों में इस समय क्या स्थिति है? कुछ ईमानदार बचे हैं उसमें लोग? नहीं, बहुत बचे हुए हैं। नहीं, बहुत बचे हुए हैं, बहुत लोग हैं, बहुत आईपीएस अफसर बहुत निष्ठा से मैं पूरे दावे से कर सकता हूँ, मेरी बिल्कुल उनकी, अब वो किसी का नाम लेना उचित इसलिए नहीं होगा कि बाकी लोगों के बारे में आरोप ये समझा जाएगा। नहीं, मैं तो फीसदी में, इसीलिए मैं परसेंटेज में नाप नहीं सकता, लेकिन बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको बिल्कुल पूरी ईमानदारी से, आना पाई ईमानदार है। अच्छा, माने 60%, 40% अच्छे अफसर हैं। नहीं, अब इसके बारे में नहीं, अब वो उसके बारे में कोई मापदंड नहीं कर सकते। देखिए, इतने 2.5 महीने के, 2 महीने के कार्यकाल में पर बड़ा लंबा पुलिसिंग का अनुभव और फील्ड पुलिसिंग का अनुभव है आपको। नहीं, अब अनुभव है तो वो मैं, अब अनुभव सभी को है, सब लोग जानते हैं क्या सही है क्या गलत है। मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारी हैं जो अपने पद की मर्यादा का और अपने कार्य की जानकारी पूरी रखते हैं, पूरी पेशेगत उनकी ईमानदारी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी और उनकी व्यक्तिगत इंटीग्रिटी कि कोई कसम खा सकता है। बहुत सारे ऐसे आईपीएस अफसर हैं जो लगातार केवल किसी को वो अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और किसी का मतलब मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई सिपाही, दरोगा या किसी कि वो अच्छा, आप वैसे बड़ी बेबाक जुबानी के लिए जाने जाते हैं, आप बड़ा डायरेक्ट बोलते हैं। एक मेरा डायरेक्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दबाव से जब ये जिलों में, रेंज में और जोन में एसपी, डीआईजी, आईजी की तैनाती होती है
और जब आप देखते हैं कि फील्ड में परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं तो उस वक्त मन में कितनी पीड़ा होती है आपके? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो ये परसेप्शन जो थोड़ा सा गलत है। राजनीतिक हस्तक्षेप जिस रूप में ये देखा जाता है उस रूप में नहीं है। कम से कम मेरा जो अनुभव है मैं उसको बता रहा हूं। व्यवस्था जो है प्रजातांत्रिक है, जनप्रतिनिधि को सारे अधिकार नहीं सुनी जानी चाहिए, मैं भी ये बात उनकी बात सुनी जानी चाहिए और जो सही बात है मानी जानी चाहिए। और उनकी मजबूरी है कि उनके पास लोग जाएंगे, कहेंगे और वो संबंधित अधिकारियों से उसकी सिफारिश भी करेंगे। सही गलत का निर्णय लेना हम लोगों का काम है। पूरे जितने राजनीतिक दबाव की बात जहां से कही जाती है, कोई भी किसी अधिकारी कर्मचारी के बारे में, पोस्ट करने हटाने के बारे में कोई निर्णय नहीं थोपा जाता, किसी को बाध्य नहीं किया जाता। 2.5 महीने के कार्यकाल में राजनीतिक स्तर पर लखनऊ से लोकल स्तर पर कुछ होता होगा हम नहीं जानते। एक भी एसओ के लिए, एक भी एसओ, एक इंस्पेक्टर के लिए थाने का इंचार्ज बनाने की सिफारिश किसी ने नहीं करी। मैं इसको डीजीपी पूरे दावे से कह रहा हूं। तो आपसे थोड़ी कहेगा, वो तो एसपी से कह के करवा लेगा ना। नहीं, एसपी से मैं कह रहा हूं ना कि एसपी से नहीं, वो एसपी से लोकल स्तर पर नेता कहते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है। मैंने सबको कह रखा है कि बात सबकी सुने, सही कौन है गलत कौन है, अच्छा आदमी पोस्ट करना ये एसपी का उत्तरदायित्व है। वो बहाना ये नहीं ले सकता कि फला नेता ने हमसे ये दबाव डाला था, फला नेता ने दबाव डाला था। पूरा जो उत्तरदायित्व, पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। और मैं एसओ पोस्ट करने पर कोई न किसी खिलाफ, मैं तो एसओ पे जा ही ना रहा, मैं तो आईपीएस अफसरों की पोस्टिंग की बात कर रहा हूँ। आईपीएस अफसरों की पूरी पोस्टिंग ये खुला मतलब उत्तर प्रदेश में परसेप्शन है कि पॉलिटिकल प्रेशर में होती है और डीजीपी से उसमें बहुत कम बार राय भी ली जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं मेरा जो अनुभव ऐसा नहीं है। नहीं तो आप अपवाद होंगे, फिर आप ऐसे डीजीपी हैं जो इतिहास में गिना जाएगा, जनरलाइज कोई नहीं कर सकता। पोस्टिंग होती है। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम शासन के संज्ञान में सब बातें लाए हैं। कहाँ क्या गड़बड़ हो रही है, कौन आदमी गड़बड़ कर रहा है, लाए। और जब जब मैं लाता हूं तो वो सुनी जाती है, उन पर कार्रवाई होती है। कई बार ऐसा किसी गलत अधिकारी को पोस्ट करने के बारे में कहीं से कह दिया जाता है। जब तो भी मैं राय से अवगत कराता हूं, बिल्कुल नहीं, मैं जब भी पूरी से अवगत कराता हूं तो वो निर्णय तुरंत विड्रा करके और उसकी तारीफ की जाती है। उसके लिए कोई बुरा नहीं मानता। लेकिन ये तो हम लोगों का है, ये वो हम शासन में उच्च स्तर पर बैठे लोग हैं, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सबके बारे में रोज बरोज के काम के बारे में अपना मूल्यांकन करेंगे। ये अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि वो शासन के संज्ञान में लाए। अच्छा, एक और बड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि मानवाधिकार का ये मानना है, और जो भी हम देखते भी हैं परसेप्शन में, 2 उदाहरण भी दूंगा आपको, कि आपकी पुलिस बहुत जालिम है, जनता पर बहुत कठोरता से पेश आती है और कस्टोडियल डेथ की संख्या उत्तर प्रदेश में आपकी पुलिस ने बहुत बढ़ा दी है। 2 एग्जाम्पल दूंगा आपको। पहला एग्जाम्पल सीतापुर का, जहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तक बात बनाई, और दूसरी घटना कौशाम्बी की। आप कस्टोडियल डेथ अब तक नहीं रोक पा रहे हैं और लगातार थानों में हिरासत में मौतें हो रही हैं। सिर्फ सस्पेंड कर देना एसएचओ को और कुछ पुलिस वालों को क्या किसी की जान के बराबर का है? कस्टोडियल डेथ के बारे में बता दूं मैं, 2 तरह की होती हैं। एक तो पुलिस के उत्पीड़न और उनकी पिटाई से, मारपीट से होती है। ऐसी घटना कोई जितनी हुई है हमें कोई नहीं मालूम है, या मैं सीतापुर की घटना को तो सबको ही पता। बिल्कुल नहीं, सीतापुर घटना का गलत ढंग से परसेप्शन किया। पुलिस, सीतापुर की घटना में पुलिस का कोई कुछ लेना देना था ही नहीं। क्यों उसको इस तरह से पुलिस के अगेंस्ट डाइवर्ट किया गया, ये बॉडी थाने के भीतर मिली नहीं, उसकी पूरी या तो असलियत हमें आप अगर सुनना चाहें तो मैं बता दूं, पब्लिक को ही बता दूं, ये कि जो हर तरह की जांच पड़ताल और उसके बाद पूरे, मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि वो लड़की घर से किसी बात पर, अब वो घरेलू मामला है, किसी बात पर निकल करके रात में वो बाहर चली गई। रास्ते में कोई आदमी उसको कई लोगों से मिली, नहीं मदद करी किसी ने। कोई आदमी मिला कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, वो ला करके थाने पर छोड़ गया। सुबह के समय 6 बजे के आसपास थाने पर छोड़ गया, और थाने पर आते ही जब तक कि लोग संज्ञान लें उसका, कुछ करना है, क्या करना है, कौन लड़की है, कहाँ की है, तब तक मालूम हुआ कि वो शौचालय नहीं, मालूम शौचालय चली गई और वहां पर उसने शौचालय में अपने आप फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। अब इसमें पुलिस की गलती कहां से आ जाती है? कौन सा पुलिस का उत्पीड़न, कौन सा पुलिस का कस्टोडियल डेथ के लिए जिम्मेदार कहां है? तो बल्कि पुलिस तो कहीं कोई, मतलब तमाम लोग रास्ते में मिले उसको, तमाम लोगों से मदद मांगी उसने
एक आदमी केवल वो भी लाके थाने पे छोड़ गया। थाने ठीक है, मैंने उसमें माना, उसमें कुछ एक और बड़ा गंभीर प्रकरण है इन दिनों, छेड़खानी की वजह से लड़कियां सुसाइड कर रही हैं, लड़कियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। गोरखपुर की घटना उदाहरण है, शामली की घटना उदाहरण है, हमीरपुर में क्या हुआ सबको पता है। सीबीआई जांच तक के आपको आदेश करने पड़े, तो लोगों में मन में भय क्यों नहीं है अपराधियों के? और पुलिस प्रभावी कार्रवाई अगर करती हमीरपुर में तो ये घटना की नौबत क्यों आती? नहीं, हमीरपुर की घटना में बहुत चूक हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूं, और इसीलिए वहां पर एसपी तक के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी को निलंबित किया गया। आई अप्रिशिएट कि आपने एसपी के खिलाफ कार्रवाई की, उसको सस्पेंड किया, लेकिन अगर ये प्रभावी कार्रवाई, अगर उसको ये माना जाए कि हमने उस घटना से सबक लिया, तो फिर शामली में क्यों हुआ, फिर गोरखपुर में क्या हो रहा है? इस पर कठोरता की जो जरूरत है, जिस तगड़े हंटर की जरूरत है, उसमें आप संकोच क्यों करते हैं? नहीं, कोई संकोच नहीं करते। बहुत बेरहमी से उनके साथ कार्रवाई होती है जहां इस तरह की गैर जिम्मेदारी के फलस्वरूप कोई ऐसी परिणाम होता है। मैं लेकिन बताना ये चाहता हूं कि आप 2-3 घटनाएं कोट कर रहे हैं, जिसमें मैं केवल हमीरपुर की घटना के बारे में, तो वो पूरी तरह से वो उसकी पुलिस का उत्तरदायित्व था, प्रशासन की मिसहैंडलिंग थी। जिस तरह सिचुएशन ये पैदा हुई उसके लिए मैं स्वीकार करता हूं, उसके लिए कार्रवाई की जा रही है। लेकिन हजारों घटनाएं हैं जिन पर बहुत सख्त कार्रवाई होती है, जो पब्लिक के बीच में नहीं आ पाती, और वो पुलिस का काम है, उसको हम न उपलब्धि मानते हैं न उसका प्रचार करते हैं। ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कठोर कार्रवाई कीजिए। कि हो रही है, आपको जानकारी नहीं, बहुत लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अगर इसका किसी आंकड़ा आप देखें, आप ये जितनी कार्रवाइयां पुलिस वालों के खिलाफ की जाती हैं या की जा रही है, उतना प्रशासन के किसी विभाग में कहीं पर भी नहीं होती है, और उसका असर भी पड़ता है। मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि मैं इन बातों को उपलब्ध नहीं मानता हूं, न इनका प्रचार चाहता हूं, न इनके बारे में कोई मैं प्रेस में कोई वार्ता करता हूं। ये हमारा अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सब चीजें दिखेंगी। बिल्कुल, आप पता आप कर लें, देख लें। बहुत तो क्या मैं मानूं कि छेड़खानी की घटना अगर हुई उत्तर प्रदेश में तो आप संबंधित अफसर पर बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे? नहीं, ये नहीं है। अगर उसकी कार्रवाई करने में लोग सुरक्षित महसूस करें, नहीं, अगर उसकी कार्रवाई करने में किसी स्तर पर लापरवाही हुई है, ढिलाई हुई है, देरी हुई है, तब कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और कार्रवाई मैं करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा। कोई भी अधिकारी। एक और गंभीर आरोप है कि आपकी पुलिस जमीन कब्जा कराती है। आप कहेंगे तो मैं आपको 10 उदाहरण दे दूंगा, लखनऊ से लेकर नोएडा तक। इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं आप? जमीन कब्जा नहीं कराती है, जमीन के झगड़ों में पुलिस बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ये तो मानते हैं ना कि इन्वॉल्व है पुलिस? हाँ, मेरी बात सुन ले, मतलब ये जो कि पुलिस का काम नहीं है, बट कुछ समय के करते करते ऐसा हो गया है कि अपना मूल काम जो छोड़ करके कई शहरों में, जहां आप नाम ले रहे हैं, मैं उन्हीं के बारे में मैं भी सहमत हूं, और कहीं कि सारे जमीन जायदाद की जमीन महंगी है ना। हाँ, जमीन जायदाद, बिल्कुल मैं सहमत, जमीन जायदाद के झगड़ों में, और इस तरह के लोगों के। तो इन मामलों से पुलिस को आप अलग क्यों नहीं करते हैं? पुलिस का काम क्राइम इन्वेस्टिगेशन है, आप वो करिए। राजस्व के जो मामले हैं उसमें बैठकर मजिस्ट्रेट फैसला करेगा। नहीं, देखिए ऐसा है ना कि 2 पक्ष इसके हैं। एक तो इसके बारे में स्पष्ट आदेश है कि इस तरह के झगड़ों में कोई FIR पुलिस जो सिविल के मैटर है नहीं की जाएगी जब तक एसपी सहमत ना हो। एक तो ये रोक दिया गया है। उसके बाद भी कुछ मुकदमे कहीं कहीं कायम होते हैं, कभी कभी कोर्ट के आदेश से, ज्यादातर मुकदमे वो कोर्ट के आदेश से कायम होते हैं। नंबर 2 कि हस्तक्षेप पुलिस को नहीं करना चाहिए, सिविल के मैटर है, लेकिन कहीं कहीं कई मामले ऐसे हैं जिसमें अगर पुलिस हस्तक्षेप न करे तो उसमें किसी गरीब आदमी को न्याय नहीं मिल सकता। सिविल कोर्ट में लड़ते लड़ते उसकी पीढ़ियां बीत जाएंगी, उसको न्याय नहीं मिल पाएगा। तो कहीं कहीं तो हस्तक्षेप जरूरी होता है, वहां करना चाहिए, उसको लेकर के बदनामी होती भी नहीं है। अच्छा, लखनऊ में आप प्रॉपर अरेंजमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब देखिए तब विधानसभा के सामने वायलेंस होता है, मारपीट होती है, गाड़ियां जलाई जाती हैं। अभी पिछले दिनों इस राजधानी में जो कुछ हुआ आपने खुद देखा, उसको एक्शन तो कुछ नहीं लिया आपने। आए दिन नहीं होती हैं, एक दिन हुई थी ये, केवल एक दिन विधानसभा के सामने ये प्रदर्शन। इसका कोई मैकेनिज्म बनाएंगे? हाँ, बना, उसके बाद में उसके 3-4 दिन बाद ही उससे। तो अब राजधानी के लोग अश्योर रहे कुछ नहीं होगा? नहीं, हम ये गारंटी, कोई लॉ एंड ऑर्डर में कोई गारंटी नहीं ले सकता। मैं खाली ये बताना चाहता हूँ कि जिस घटना की आप जिक्र कर रहे हैं उसके 3-4 दिन बाद ही एक दूसरा प्रदर्शन हुआ जो कि वहीं होना था, और उससे कई गुना संख्या में ज्यादा लोग आने वाले थे। लेकिन जो पहली वाली घटना थी उसका संज्ञान उच्च स्तर पर लिया गया, उससे सबक सीखा गया और उसके हिसाब से कार्रवाई की गई, और शांतिपूर्वक वो निपट गया, बिना किसी पुलिस को मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो मामला निपट गया। एक और बड़ा ज्वलंत इशू है कि मैंने देखा है पिछले दिनों, मुख्यमंत्री ने भी इस पे कंसर्न शो किया कि सोशल मीडिया की वजह से
खासतौर पर जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां आए दिन कोई न कोई सांप्रदायिक तनाव, कोई बड़ी घटनाएं हो जा रही हैं और आप चाह के भी उसको नहीं रोक पा रहे हो, तो क्या ये फेल्योर नहीं है आपकी साइबर सिक्योरिटी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं फेल्योर है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग है। ये घटनाएं हमारे लिए बहुत, ये इस तरह की जो ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग जो है वो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत अधिक समस्याएं पैदा हो रही हैं। सप्ताह में 2 दिन 3 दिन, कभी कभी तो सप्ताह में लगातार हर दिन इस तरह कोई न कोई मैसेज पास कर रहा है। लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूं कि जितनी घटनाएं व्हाट्सएप पे, जितनी इस तरह से जानबूझ से ये खुराफातें की गई हैं, सबको मतलब 100% चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वो सारे के सारे जेल में हैं और कई मामलों में एनएसए की कार्रवाई की जा रही है, कई मामलों में एनएसए कार्रवाई के खिलाफ की जा रही है, क्योंकि इससे बिल्कुल वो साफ तौर पर वो कहीं न कहीं गैर जिम्मेदारी के भाव से या माहौल बिगाड़ने के इरादे से ये खुराफात करते हैं। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है उत्तर प्रदेश में, तो ये आता है साहब उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर खराब है। अब आप डीजीपी के पद पर हैं, आप क्या महसूस करते हैं? आप आश्वस्त कर पाएंगे बड़े उद्योगपतियों को कि आइए उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधा करिए, यहाँ पर आपसे कोई एक्सटॉर्शन नहीं लेगा, आपके साथ कोई घटना नहीं होगी? बिल्कुल मैं आश्वस्त कर सकता हूँ, बिल्कुल मैं आश्वस्त कर सकता हूँ। वो करे, मैं कह रहा हूँ कि ये हल्ला ज्यादा मचाया जाता है, परसेप्शन ज्यादा खराब है। क्यों, मैं नहीं जानता हूँ। मतलब ऐसी वास्तविक किसी तरह आपको जानना चाहिए, लंबी सेवा है। नहीं 32 साल नौकरी के हो गए। हाँ, जाननी चाहिए, लेकिन हम इतने अब पूरे समस्याओं की जड़ पे जाकर के पूरा विस्तार से डिस्कस नहीं हो सकता। अच्छा, मीडिया वालों ने आज मुझसे कहा कि आप डीजीपी से एक सवाल जरूर पूछिए कि पत्रकार सुरक्षित नहीं है, मारे जा रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन जितनी प्रभावी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए पत्रकारों पर हो रहे हमले में, अपराधियों के खिलाफ, आप परहेज करते हैं? बिल्कुल नहीं परहेज करते हैं। पत्रकारों के मामले को किसी थाना स्तर से लेकर के उस स्तर तक बहुत गंभीरता से लिया जाता है और उनको गंभीरता से लेना ही पड़ता है। मैं तो खैर अपना ड्यूटी समझ के लेता हूँ, बाकी नीचे भी कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। पत्रकारों के मामले में अगर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जानते हैं पुलिस वाले कि इसमें बहुत मुसीबत खड़ी होगी, तो वो प्रभावी कार्रवाई करते हैं। आए दिन हो रहा है, कार्रवाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है। लखनऊ केवल ये घटना है जिसमें अभी एक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, बार बार उसी की तरफ इशारा होता है। उसके लिए सारा प्रयास किया जा रहा है, पकड़ में आएगा। अच्छा, अंत में मैं आपसे कहूंगा, आप अपनी फोर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? लाखों लोग आपके फोर्स की इस वक्त आपको सुन रहे हैं, तो आप क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे? आप बतौर डीजीपी आप उनसे मुखातिब हो सकते हैं, आप बताइए उनको क्या मैसेज देना। बहुत आपने मेरे मन का सवाल किया है और इस विषय पे जरूर मैं कहना चाहता हूँ। अब बेबाक कहिएगा। हाँ, बेबाक कह रहा हूँ मैं। और ये आज सही नहीं, बहुत सालों के अनुभव से मेरी धारणा है, पुलिस फोर्स उत्तर प्रदेश की ये तय कर ले, इसको सही नेतृत्व मिल जाए तो ये चमत्कार कर सकती है। उदाहरण मैं छोटे बहुत कम समय में बताना चाहूंगा। नक्सल समस्या पूरी तरह से पिछले कई सालों से पूरी तरह नियंत्रण में केवल उत्तर प्रदेश पुलिस कर सकती है पूरे देश में। ये दावा कोई प्रदेश नहीं कर सकता। जितनी बड़ी बड़ी घटनाएं यहाँ सांप्रदायिक होती हैं, जिस तरह से पुलिस लग करके उनको कंट्रोल करती है, इतनी कठिन परिस्थिति देश के शायद ही किसी प्रदेश में उपस्थित होती हो। मैं अभी हाल की घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा कि ईद पर बहुत संवेदनशीलता बढ़ी हुई थी, लेकिन फोर्स को मोटिवेट किया गया कि भाई इसको हर कीमत पर पीसफुली निकालना है। उनको सही नेतृत्व और स्पष्ट दिशा निर्देश प्रदान किए गए। पूरे प्रदेश में ईद से संबंधित एक घटना नहीं हुई। श्रावण मेला, कांवड़ यात्रा पूरे महीने भर चलती है और पिछले दिनों कई सालों से लगातार घटनाएं हो रही थी और कुछ सालों पहले तो 2-3 स्थानों पर कांवड़ यात्रा के दौरान कई शहरों में सांप्रदायिक घटनाएं भी हो गई, कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन पूरब से पश्चिम तक पीसफुली निपटा दिया। नहीं, पीसफुली निपटा दिया नहीं। इसमें सुन लीजिए, ये खाली ये संयोग की बात नहीं है, इसमें जनता का सहयोग, जनता की सद्भावना, मैं उसके लिए उनका जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन हमारे पुलिस ने, निचले स्तर कर्मचारियों ने, डीजे का प्रचलन इस समय कितना बढ़ा हुआ है गाँव में, और सबसे बड़ी समस्या डीजे की थी ये इस कांवड़ यात्रा में।
एक बार जब तय कर लिया प्रशासन ने, पुलिस ने, तो आप पश्चिम से लेकर के पूरब तक पूरी तरह से डीजे रोक लिया गया। उसके लिए उनको और संयम बनाए रखा, कहीं पर टकराव नहीं लिया। अपना धैर्य और अपनी मेहनत से डीजे को पूरी तरह से पूरे प्रदेश में, अगर नेतृत्व संकेत साफ रहे तो शायद पुलिस अच्छा काम करेगी। मैं कह रहा हूँ चमत्कार कर सकती है, चमत्कार कर सकती बहुत है। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद डीजीपी जगमोहन यादव। मेरे साथ अभी आपने सुना डीजीपी जगमोहन यादव को, जिनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व है, लेकिन ये बात भी उन्होंने बड़ी बेबाकी से स्वीकार की कि डीजीपी का पद और डीजीपी का ऑफिस, उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है और इनके सामने बड़ी चुनौती है कि इस पद की विश्वसनीयता को ये अपने रिटायरमेंट के पहले बहाल करें और जनता के बीच ये संदेश जाए कि डीजीपी का पद प्रभावी है और उसकी विश्वसनीयता भी है और वहाँ काम ईमानदारी और निष्पक्षता से होता है। जहाँ तक रही बात जनता के सवालों की, तो जनता के सवालों में साफ तौर पर डीजीपी जगमोहन यादव ने कहा कि ये जरूर बात है कि गुंडागर्दी घटनाएं बढ़ी हैं, लेकिन इनकी कोशिश है कि उसको प्रभावी नियंत्रण करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस कार्यक्रम को देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।